जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में एकदम व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आपके आने वाले स्टेट पीसीएस, यूपीपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक आदि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न करा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है आपका आंसर डी, यानी कि लॉर्ड एम्सरी। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए और अधिवेशन में रखी गई क्या? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर हुए अधिवेशन में रखी गई। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का है, संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप, जिसे मसविदा भी कहते हैं, समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का है, भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में भारतीयों के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, यानी कि 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 बोला, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू जो थे सदस्य नहीं थे। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये 2 शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारत के संविधान में लोक कल्याण नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं कराती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पूजा की समानता, यानी कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध करने के लिए वायदा नहीं करती है। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 का रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से समाजवाद शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द। अब हम प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान निम्नलिखित में से भारत के पास है। अब हम प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, यानी कि 18। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। अब हम प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अब हम प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, यानी कि 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में हमें सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के देश से संविधान प्राप्त हुई है। अब हम प्रश्न संख्या 21 यानी कि 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था। अब हम प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 का रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधानों से ली गई। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अब हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 करा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है।
अब हम प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 हो रहा है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो संविधान के 4th अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 28 का रहा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57 यानी कि 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अब हम प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान के 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंधा है? यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्धता है। अब हम प्रश्न संख्या 32 देखने वाले हैं यानी कि 32। प्रश्न संख्या 32 का रहा प्रश्न संख्या 32 का रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। प्रश्न संख्या 33, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं यानी कि 34 कर 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। अब हम प्रश्न संख्या 35 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 35 का रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब हम प्रश्न संख्या 36 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 36 का रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में किया गया था। आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब हम प्रश्न संख्या 38 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 38 का भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। हम प्रश्न संख्या 39 देखने वाले हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। अब हम प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 करा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 41 देखेंगे।
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण है न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक होते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 बोला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है भारत का संविधान में। अब हम प्रश्न संख्या 43 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 43 करा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 44 देखने वाले हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार पृच्छा, ये जो समादेश है अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 45 देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 46 का रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का जो मामला था, इन्होंने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम प्रश्न संख्या 48 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 48 का रहा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति है। अब प्रश्न संख्या 49, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन हो सकता है? तो इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए कुछ का मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, यानी कि कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, यानी कि 50, संविधान का कौन सा अंश संविधान के कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो संविधान का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। हम प्रश्न संख्या 51 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 51 का रहा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा रही है। हम प्रश्न संख्या 52 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 52 का रहा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। और प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह जो है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किए थे, स्वर्ण सिंह समिति। अब करा 54 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी की गई थी? तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 4 भाग के रूप में जोड़ी गई थी। कड़ा प्रश्न संख्या 55,
प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 कह रहा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 21 में जो है कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अब हम प्रश्न संख्या 56 देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का क जो है इसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। अब हम प्रश्न संख्या 57 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 57 का रहा संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह की समयांतराल की अनुमति है। अब प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र जो है इसका समाधान करेगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अब हम प्रश्न संख्या 60 देखेंगे यानी कि 60। प्रश्न संख्या 60 का रहा राष्ट्रपति पद्धति से समस्त कार्यपालिका की शक्ति किससे निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अब हम प्रश्न संख्या 61 यानी कि 61 राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय निर्देशित किया जाता है। प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 62 करा भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके चुनाव में विधि अपनाया जाता है? कौन सा विधि? आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधि अपनाई जाती है। अब हम प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को गोपनीयता का शपथ दिलाता है। अब हम प्रश्न संख्या 64 देखने वाले। प्रश्न संख्या 64 का रहा जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 1 वर्ष तक। अब हम प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। तो अब हम प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 का रहा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्य को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 67 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 67 का रहा विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों को नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब करा 68 पर नंबर प्रश्न युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अब हम प्रश्न संख्या 69 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 69 का रहा राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 मंथ। अब हम प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति
का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? तो इनका राष्ट्रपति के रूप में कर्म है 12वां। अब हम प्रश्न संख्या 72 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 72 करा, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो गया आपका डी, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है। अब हम प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। करा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु सीमा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। अब कहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो निम्नलिखित में से कौन जो है, तो विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। प्रश्न संख्या 76, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि कोई इशू हो जाए तो वो विवाद को देखते हैं। अब कह रहा, भारत को उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में इसको हम प्रस्तावित कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 करा, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाले थे। हम प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 करा, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है इसका अधिकार हटाने का। हम प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 81 यानी कि 81 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 81 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली व पुडुचेरी को शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अब प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो निम्नलिखित में से राज्यसभा की अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अब हम प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 83। प्रश्न संख्या 83 क्या बोल रहा है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है कब? इसका आंसर है 14 दिन। अब करा प्रश्न 84, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा का कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 85 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या करा? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखा सकती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 14 दिन तक रोके रखा सकती है। अब प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। अब हम प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 का रहा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 प्रतिनिधियों को। अब हम प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 1972 ईस्वी सन में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था, वो भी पहली बार। हम प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 89। प्रश्न संख्या 89 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 89 करा,
कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन जो है राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अब करा, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे 91, यानी कि 91 नंबर प्रश्न। करा, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है इसका लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। हम प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे 93। प्रश्न संख्या 93 क्या करा? प्रश्न संख्या 93 करा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। हम प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, यानी कि 94 यानी 94 करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। हम प्रश्न संख्या देखेंगे 95 नंबर प्रश्न क्या करा? लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 543। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543। हम प्रश्न संख्या देखेंगे 96 का, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो निम्नलिखित लोकसभा में से किसने तो 5वीं जो है 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया। हम प्रश्न संख्या देखेंगे 97। प्रश्न संख्या 97 क्या करा? प्रश्न संख्या 97 करा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। हम प्रश्न संख्या देखेंगे 98। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक और प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था। हम प्रश्न संख्या देखेंगे 99। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास होती है। अब हम प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 100, यानी कि हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका अंतिम प्रश्न करा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह तक की अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आपके आने वाले बोले तो सभी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम के लिए ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का 100 प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे मिस मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए हमसे। हम आपको रखेंगे सबसे आगे और आपके सपने को देंगे नई उड़ान। और बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपका शिकायत और सुझाव आमंत्रित है। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको एक दिन ऑफिसर बनकर रहना है। धन्यवाद।